नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड कार्यक्रम में बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं निर्धारित समय से कुछ विलंब से आया। कोशिश कर रहा था कि मैं 5:30 बजे ही आपसे बातचीत करूं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कृत्रिम प्रकाश में आपसे बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल लाइट में। इस समय 5 बजे लाइट चली गई, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद आ जाए तो मैं आपसे कुछ बेहतर बात कर सकूं, लेकिन मैंने देखा कि चूंकि विलम्ब हो रहा है और आप सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इस नाते मुझे आना पड़ा। नितेश भौले जी, नमस्कार आपका। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मैंने जो सब्जेक्ट आपको दिया है, मकवाना भगवान जी, सचिन त्यागी जी। सचिन जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जब कभी आप किसी रोग की चर्चा करें तो केवल एडवांस बुक ग्रुप में ही करें। जो अन्य ग्रुप मेरे हैं उन ग्रुपों में मैं किसी डॉक्टर को चर्चा करने के लिए आमंत्रित नहीं करता। वो ग्रुप केवल मेरे नॉमिनेशन के लिए है कि मेरे इतने मित्र हैं, और उन मित्रों की बातें में मैंने बार बार अनुरोध किया है कि मुझसे आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपना टॉक कर लीजिए। उस ग्रुप के लोग मुझसे पर्सनल नंबर पे बात कर लें। उस ग्रुप में ना तो मैं कोई दवा लिखूंगा और ना ही मैं किसी चर्चा में उन ग्रुपों में भाग लूंगा। केवल एडवांस ग्रुप बुक में ही मैं आपकी चर्चा में भाग लूंगा और आपको जवाब सवाल का उत्तर दूंगा। और मैं इस माध्यम से भी आपसे अनुरोध सभी डॉक्टरों से करता हूं कि जो एडवांस बुक ग्रुप में है वो अन्य ग्रुपों से अपने आप को लेफ्ट कर लें। मैं आपको रिमूव इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे ये जरा खोल करके हर ग्रुप चेक करना पड़ेगा कि किस ग्रुप में कौन है, किस ग्रुप में कौन नहीं है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जैसे जो एडवांस ग्रुप में लोग हैं वो अन्य ग्रुपों से लेफ्ट कर जाएं, तो मुझे एक सटीक जानकारी रहेगी कि इतने लोग हमारे एडवांस ग्रुप में हैं और इतने लोग हमारे अन्य ग्रुपों में हैं, जिससे हमें बातचीत करने में आपसे आसानी रहेगी। डॉक्टर राय साहब यादव जी नमस्कार। डॉक्टर DR यादव जी नमस्कार। धर्मराज यादव जी। तो मैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपसे चर्चा कर रहा हूं डॉक्टर रमाशंकर जी की कृतियों पर। मुझे याद आता है, मैं अपने नए साथियों को एक बार बताना चाहूंगा, मुझे याद आता है कि वर्ष 1984-85 से लेकर के वर्ष 1987 के बीच का वो जो दौर था, मेरे ऊपर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल इसलिए था, डॉक्टर विनेश पाल सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार वर्मा जी, आप सब, डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी, आप सब अगर जल्दी जल्दी आ जाएं तो मैं आपके नाम पढ़ दूं। क्योंकि आप लिंक के बाद आते हैं और टाइम पर नहीं आते हैं तो इससे दिक्कत होती है। अजय कुमार जी नमस्कार। तो जो 1983 से 1987 का दौर था वो मेरा एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल इसलिए था, मैं बहुत खुल करके आपसे बातचीत करना चाहता हूं और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने पढ़ना शुरू किया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने जानना शुरू किया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने अपने आप को रमना शुरू किया था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से लगता था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं एक सफल चिकित्सक नहीं बन पा रहा हूं। मुझे अपने आप पर भरोसा कम था और मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था कि काश मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की यथार्थता को हमारे सामने ला सकता और मुझे अपना शिष्य बना सकता। क्योंकि जिन किताबों को आप सबने पढ़ा है उन्हीं किताबों को मुझे भी पढ़ाया गया था, और जब मैंने विभिन्न लेखकों की किताबों को पढ़ा तो मैं दिग्भ्रमित हो गया। एक ही मर्ज पर चार तरह के फार्मूले, चार तरह की दवाइयां, यशवन खाने के पहले, यस्टन खाने के बाद, सोने से 20 मिनट पहले 5 गोली, 1 गोली पानी में घोल करके इसको 4 डोज देना, 6वां डाल्यूशन, 18वां डाल्यूशन, 200वां डाल्यूशन, 1000 डाल्यूशन, ये रोग पॉजिटिव है इस पे ये दवा देनी है निगेटिव बना के, ये निगेटिव है इस पे ये पॉजिटिव बना के देनी है, ये सिगमेंट टेम्परामेंट है, ये दूसरे टेम्परामेंट के लोग हैं इनको ये दवा देनी है। मैं इतना कंफ्यूज कर गया कि मैंने उन किताबों को पढ़ना बंद कर दिया। और फिर संयोग ऐसा था, चूंकि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ चुका था और मैं डॉक्टर वी कुमार जी के संपर्क में था। उन्होंने एक
हॉस्पिटल शारदा नगर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इंडोर हॉस्पिटल पहली बार 1985 में उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर स्थापित किया और मुझे उसका इंचार्ज बनाया। जब मैं वहां पर बैठ के रोगियों को देखता था तो मेरे मन में एक भ्रम रहता था कि मैं जो दवा दे रहा हूं या जो मैं दवा लिख रहा हूं ये रोगी पर कितने % काम करेगा। आज जो मेरी सेहत है, आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझसे जो 50 साल पुराने मेरे मित्र मिलते हैं वो ये कहते हैं कि अनिल तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारी जो शक्ल सूरत मोटाई लंबाई चौड़ाई थी वो आज से 50 साल जो पहले थी वही तुम्हारी आज भी है। हमारे जो शिष्य पिछले 36 वर्षों से पढ़ करके विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री और नेता बन चुके हैं, वो सब जब मुझे मिलते हैं तो एक झटके मुझे पहचान के मेरा चरण स्पर्श करते हैं। मैं उनको नहीं पहचान पाता, लेकिन वो कहते हैं सर आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं शारदा नगर के उस हॉस्पिटल में बैठता था तो बहुत दुबला पतला था। जो रमाशंकर जी के साथ मेरी फोटो आप लोग इस FB ID पर देख रहे हैं, मैं वही अनिल श्रीवास्तव था, उतना ही दुबला पतला था। एक बार लोग आते थे, डॉक्टर महेंद्र कुमार मधेशिया जी लिख रहे हैं रमाशंकर जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में महान विभूत थे। जी मधेशिया जी, मैं रमाशंकर जी की ही चर्चा कर रहा हूं। तो जब लोग आते थे तो एक बार उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता था कि ये लड़का, दुबला पतला लड़का, ये हमारे पेशेंट की चिकित्सा करेगा। लेकिन जब मैं दवा देता था, दवा देने के बाद जो उनको रिस्पॉन्स मिलता था तो वो कहते डॉक्टर साहब इसमें और सलाह दीजिए या कुछ भी कहते थे, तो मेरा उत्साह बढ़ता था। लेकिन फिर भी मन में एक डर था, एक भय था कि काश मुझे कोई ऐसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर मिलता, क्योंकि मैं खुले रूप में कह दूं डॉक्टर वी कुमार जी के पास पढ़ाने का, बताने का, समझाने का समय नहीं था, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आ चुके थे। क्योंकि वो IAS मेडिकल काउंसिल के डायरेक्टर थे तो उनके पास बहुत से प्रशासनिक कार्य थे। उनके पास ना अस्पताल देखने का समय था, ना उनके पास रोगी से बात करने का समय था, और ना ही हम लोगों को गाइड करने का समय था। इस नाते मैं तलाश रहा था मुझे कोई ऐसा गुरु मिले। संयोग बस फिर मैंने जब MD की चाह की तो MD जब किया तो उसी समय रमाशंकर जी से मेरी मुलाकात एज ए इंटर्नशिप करने में एज ए इंटर्नी मैं और डॉक्टर सविता सिंह, हम दोनों एक ही बैच के थे और दोनों ने समान अंक के MDS में प्राप्त किया था और दोनों को संयुक्त रूप से उस वर्ष का प्रथम पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। तो हम दोनों लोगों को रमाशंकर जी की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रमाशंकर जी ने हम लोगों को अपनाया, पूरा स्नेह दिया, पूरा सहयोग किया, और जो कुछ उन्होंने बताया वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उनसे पहले हम लोगों को किसी ने नहीं बताया था। उन्हीं और उसी समय वो दौर चला जब वो अपने लिटरेचर लिखा करते थे। पहले वो पेंसिल से लिखते थे, फिर हमसे कहते थे इसको पढ़ो, पेंसिल से पढ़ने लिखने के बाद फिर उस पर संशोधन करते थे, फिर हमसे कहते थे अब इसको जाकर के टाइप कराओ। तो कानपुर में गीतानगर क्रॉसिंग पर एक मीता टाइप इंस्टीट्यूट हुआ करता था। आज भी वो स्थान पे गीतानगर क्रॉसिंग पर वो टाइप इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल क्रॉसिंग के ठीक बगल में। अगर जो लोग कानपुर के वो जानते होंगे, जो लोग कानपुर में शारदा नगर डॉक्टर वी कुमार जी के ऑफिस में गए होंगे या डॉक्टर रमाशंकर जी के संपर्क में गए होंगे, वो गीतानगर क्रॉसिंग से होते जाते रहे होंगे। तो गीतानगर क्रॉसिंग पर मीता टाइप इंस्टीट्यूट था और मैं और डॉक्टर सविता संयोग से दोनों लोग गीतानगर में ही रहते थे। तो हम लोग जब लौटते थे तो वो पेपर्स रमाशंकर जी के उस मीता टाइप इंस्टीट्यूट पर देते थे और नेक्स्ट डे हम उससे टाइप किया हुआ पेपर लेते थे। फिर रमाशंकर जी उसमें संशोधन करते थे, दूसरे दिन फिर उस टाइप इंस्टीट्यूट को देते थे, फिर 3 बार में जाकर के वो पेपर फाइनल होता था। इतनी लगन थी रमाशंकर जी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में समाज को बताने की, और उस पेपर को समझ करके, लिख करके, रख करके मैंने उसको आत्मसात किया। और आज जो कुछ भी हूं वो डॉक्टर रमाशंकर जी के बताए गए फार्मूलों पर, उनके तकनीक कारनामों पर और उनकी विधियों पर आधारित है। कहने को लोग बहुत टिप्पा टिप्पणी करते हैं, बहुत से लोग डॉक्टर रमाशंकर जी को चिकित्सक मानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं रमाशंकर को मैंने पढ़ाया था, रमाशंकर को मैंने बताया था। या बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि रमाशंकर जी का एक नाम है, उनसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग मरीज देखते हैं या बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं। कहने को लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो दौर जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संक्रमण काल में था, वर्ष 1983 से 87 तक, उस समय अगर रमाशंकर जी 100 से 150 पेशेंट पर डे देखते थे और लोग गवाह हैं इस बात के,
तो मैं समझता हूं कि उनसे ज़्यादा महान इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कोई चिकित्सक था नहीं। अगर वो रोगी के रोग का निवारण नहीं कर पाते थे तो इतनी भीड़ वहां क्यों लगती थी? उनको 4-4 लोगों को दवा बनाने के लिए अपने साथ क्यों लगाना पड़ता था? मोहम्मद अफजल अंसारी जी और सुरेंद्र गुजराल जी, आप सबका नमस्कार है। तो रमाशंकर जी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, डॉक्टर मधेशिया जी इस समय लाइन पर हैं और इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, कि रमाशंकर जी का यह मानना था कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रोग एक है ना कि अनेक। डॉक्टर अनिल झा जी नमस्कार। डॉक्टर संदीप त्रिवेदी जी नमस्कार। रोग एक है, अनेक नहीं। क्योंकि रमाशंकर जी ने लिखा, मैं उनकी लाइनें पढ़ रहा हूं, प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे रोग और उनमें से ज्यादा अधिक दवाओं का विवरण पाया जाता है। इतना ही नहीं, इनकी संख्या के बराबर लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है और इनका दुष्परिणाम विभिन्न अंगों पर होता दिखाई पड़ रहा है। एक और अनुसंधान संस्थाओं पर अस्थिरता फैलाने का आंशिक दबाव बढ़ रहा है और दूसरी ओर उन्हें प्रगति का चिन्ह माना जाता है और उनमें से अधिक जो लोग जाने जाते हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में, वहां पर एक दूसरे के पीछे होड़ लगी हुई है। रमाशंकर जी का कहना था कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में एक दूसरे को पहचानने की होड़ लगी हुई है और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में रोग की परिभाषा, रोग की संख्या, दवाओं की संख्या ये बहुत अनगिनत है और तब रोग एक या अनेक पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने आपस में जो डिस्कशन किया, जो चर्चा किया, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर जी, क्षमा कीजिएगा मैं आपका नाम बार बार गलत पढ़ता हूं, आपने लिखा है कि मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर है। चलिए धन्यवाद। चूंकि स्पेलिंग आप लिख रहे हैं GURJAR, तो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश वाले उसको गुर्जार पढ़ते हैं, लेकिन चलिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। प्रोनाउंसिएशन है हिंदी के नाम में और अंग्रेजी के स्पेलिंग में कहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। डॉक्टर हृदय शर्मा जी नमस्कार। रमाशंकर जी ने आगे लिखा कि लगभग 150 वर्ष पहले काउंट सीजर मैटी द्वारा आविष्कृत इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रमाणित तथ्यों में अनेक तथ्य विवादित हैं, परंतु निम्नलिखित बातें विवाद रहित हैं। रमाशंकर जी ने कहा कि बहुत सी बातें इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विवादित हैं जिनको हम समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो वर्तमान की किताबें थी, जो वर्तमान के सिद्धांत थे, जो वर्तमान के काम करने वाले रोग थे, वो सब विवादित के दायरे में थे, क्योंकि वो दूसरी पद्धतियों की बैसाखी पर चलते हुए नजर आ रहे थे। उनकी किताबें दूसरी पद्धतियों की बैसाखी पर लिखी हुई नजर आ रही थी। तो रमाशंकर जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा कि काउंट सीजर मैटी द्वारा आविष्कृत इलेक्ट्रोहोमोपैथी भी अनेक बातों के विवादों के घेरे में है, परंतु निम्नलिखित बातें विवाद रहित हैं, जिसमें उन्होंने लिखा नंबर 1, लिम्फ या ब्लड या दोनों में होने वाला दोष रोग का प्रारंभ है। यानी ब्लड एंड लिम्फ में होने वाला कोई भी परिवर्तन या कोई भी प्रकार का दोष, ये एक प्रकार का प्रारंभ है रोग का। दूसरा उन्होंने लिखा इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अंगों की दवाएं हैं, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑफ ऑर्गन्स। तीसरा उन्होंने लिखा ये औषधियां हानि रहित हैं। और चौथा लिखा इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मूल दवाएं शुरू में 37 थी, आज भी वही हैं और भविष्य में भी उन पर बने रहने की पूरी संभावना है। यानी रमाशंकर जी ने अपने 4 मुख्य बातों का वर्णन इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विवाद रहित बताया और वास्तव में ये चारों बातें यानी रोग का होना, लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन, ये रोग कहलाता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अंगवार औषधियां हैं। हमारी जो 37 औषधियां हैं, यद्यपि 38 में कहता हूं, जिसमें हम APP भी ले लेते हैं, लेकिन मूल रूप से APP का प्रयोग नहीं होता है सामान्य औषधियों में, इस नाते हम 37 पर ही मान लेते हैं। 32 और 5 37, 5 इलेक्ट्रिसिटी और 32 हमारी औषधियां।
32 में हमारी 31 मूल औषधियां हैं, स्लास भी हमारी 32वीं औषधि है। तो इसको कन्फ्यूजन दूर कर लें आप, 37 मूल औषधियां हैं। और रमाशंकर जी ने कहा कि ये 37 औषधियां आज से 100 साल पहले थी और आगे के 1000 साल तक ये 37 ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये अंगवार मेडिसिन है, शरीर के अंग नहीं बढ़ेंगे, इस नाते हमको औषधियों के बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। फिर उन्होंने आगे लिखा, उपरोक्त तथ्यों का प्रयोगात्मक प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक देते आ रहे हैं। यानी जो बातें उन्होंने 4 बताई उसके प्रमाण आज तक मिल रहे हैं। उनकी वैज्ञानिक सत्यता भी आधुनिक विज्ञान द्वारा देखी जा सकती है। शुरू शुरू में इन तथ्यों को अवैज्ञानिक घोषित किया गया। यही नहीं, काउंट मैटी के पर तत्कालीन वैज्ञानिक समाज में मुकदमा भी चलाया गया। यानी जब मैटी जी ने इस बात को प्रमाणित किया कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं वैज्ञानिक आधार पर हैं, तो अनेक वैज्ञानिक इनसे नाराज भी हुए थे। ये बात रमाशंकर जी ने लिखा है, इन्होंने इसका प्रमाण कहीं से लिया होगा, मुझे बहुत इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इनकी लाइनें पढ़ रहा हूं। किंतु जैसे जैसे विज्ञान चिकित्सा में विकसित होता गया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तथ्य विज्ञान के अनुकूल दिखाई पड़ने लगे और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को देखते हुए विश्वास करना कठिन है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जैसी कोई सरल चिकित्सा पद्धति हो ही नहीं सकती, जिसमें मात्र 37 दवाएं हैं और यह पूर्ण रूप से हानिरहित हैं और तथ्य और इनके परिणाम हमको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद रमाशंकर जी ने अपनी मूल प्रति में लिखा कि शरीर अंगों से, अंग टिश्यू से, टिश्यू कोशिकाओं से बनते हैं। शरीर अंग टिश्यू का कार्य भी उन कोशिकाओं का सामूहिक कार्य है। यानी जो शरीर का अंग है वो कोशिकाओं का कार्य है, और कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम ऊतक कहते हैं, और ऊतक का समूह होता है जिसे अंग कहते हैं, और अंग का समूह होता है जिसे हम शरीर कहते हैं। तो शरीर के अंदर कुल मिलाकर के कोशिकाओं का एक समूह है। तो जब कोशिकाओं के समूह के कार्य करने की क्षमता घटती या बढ़ती है, कोशिकाओं के समूह में लिम्फ या ब्लड में कोई परिवर्तन होता है, तो शरीर रोगी हो जाता है। उमेश कुंभकर जी, डॉक्टर एस के यादव जी, रमाशंकर वॉज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ EH, आपने प्रणाम किया है। डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा आपके इस लाइनों को स्वीकार करती है। रमाशंकर जी ने आगे लिखा, इसलिए स्वास्थ्य, रोग और चिकित्सा का अध्ययन कोशिका के स्तर पर होना चाहिए। इस बात को समझने की बहुत बारीकी से जरूरत है कि जब शरीर कोशिकाओं का एक समूह है, तो शरीर के अंदर आए हुए रोग की चिकित्सा हमें कोशिका की रचना के आधार पर चुनना चाहिए। हम जिस अंग को चुनते हैं, यह अंग भी तो कोशिकाओं का समूह है, तो हम जिस अंग की दवा चुनते हैं उस अंग की संबंधित कोशिकाएं समान होती हैं। जैसे हमारे हाथ की कोशिकाएं समान होंगी, लेकिन पैर की कोशिकाएं दूसरी तरीके होंगी। डॉक्टर AK सरकार जी ने लिखा है, सर, देयर इज अ ट्रेडिशनल व्यू दैट मोर देन वन मेडिसिन ऑफ सिंगल ग्रुप such as 2 medicine of S group and C group should not be given together. It is correct. Please guide, sir. डॉक्टर AK सरकार जी, आपने कहा है कि S ग्रुप और C ग्रुप की समान औषधियां नहीं जा सकती। ये गलत है या सही है, इस पर गाइड करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमें लगता है आपने मेरे कल का क्लास नहीं सुना। आप कृपया मेरे कल के क्लास और अब से पीछे जो मैंने 95 क्लास लिए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे सारे वीडियो को ध्यान से सुन लें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से अंगवार मेडिसिन है। हम फंक्शनल मेडिसिन और टिश्यू मेडिसिन, हमारी C ग्रुप की मेडिसिन, टिश्यू ग्रुप की मेडिसिन, C ग्रुप की मेडिसिन जो टिश्यू मेडिसिन रेमेडी कहलाती हैं, और शेष हमारी फंक्शनल मेडिसिन है। हम फंक्शनल मेडिसिन के साथ टिश्यू मेडिसिन को अटैच करते हैं, और कोई भी मेडिसिन एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करती है। चूंकि ये अंगवार मेडिसिन है, हमें जिन अंगों में कमी नजर आती है, हम उन अंगों की औषधियां चुनते हैं, और औषधियां चुनने के बाद उसकी सहायक टिश्यू मेडिसिन भी हम तुरंत ऐड कर देते हैं। इस नाते ये कहना कि S ग्रुप के साथ C ग्रुप नहीं दिया जा सकता या L ग्रुप के साथ P ग्रुप नहीं दिया जा सकता, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता।
और जो लोग इस बात को बताते हैं या अपनी किताबों में लिखना चाहते हैं वो कृपया निकल के सामने आए और अपनी थियरी को बताएं, फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूं। अगर वो ये लिखते हैं कि यस ग्रुप और सी ग्रुप की मेडिसिन एक साथ नहीं दी जा सकती, फिर से लिख रहे हैं नॉट यस ग्रुप और सी ग्रुप पर्टिकुलरली एनी मेडिसिन ऑफ सेम ग्रुप, एनी मेडिसिन ऑफ सेम ग्रुप में भी आप कह रहे हैं कि यस ग्रुप में एक ही मेडिसिन आप चुने, दो मेडिसिन ना दें। जैसे मान लिया हमने यस 5 लिखा और यस 1 लिखा, इनके कहने का मतलब यह है कि मान लिया हमने यस ग्रुप में यस 1 दिया तो यस 5 ना दें, या यस 2 दें तो यस 3 ना दें, या सी ग्रुप में हम चुनते हैं तो C1 चुने तो C13 ना चुने। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। हमने आपसे एक लाइन में कहा कि हम जिस अंग की फंक्शनल मेडिसिन उठाते हैं हमको उसी अंग के लिए उसकी टिश्यू मेडिसिन भी देना जरूरी है, क्योंकि टिश्यू मेडिसिन हमारी जाकर के लिम्फ नोड में काम करती हैं और फंक्शनल मेडिसिन हमारी जाकर के ब्लड के आर्टरीज और वेन्स में काम करती हैं, वो उसके माध्यम से पहुंचती हैं। एक ब्लड के माध्यम से काम करती है, एक लिम्फ नोड के से काम करती है। तो हमको एक ही ग्रुप में हम कई मेडिसिन का मिलान कर सकते हैं, हमको जिस अंग की जरूरत होगी। सपोज कीजिए कि आपने हमारा विषय बदल दिया, मैं रमाशंकर जी की थ्योरी पर चर्चा कर रहा था, लेकिन आपने सवाल किया, अगर मैं आपको सवाल का जवाब न देता तो शायद आप समझते कि मैं आपसे कटना चाहता हूं। देखिए, आप लिखी लिखाई बातों पर बच जाइए। आप वैज्ञानिक आधार पर, हमारा सीधा सा सवाल है कि जब ये 38 मेडिसिन 100 साल से हैं, लगातार एलोपैथी में मेडिसिन बढ़ती जा रही है, होम्योपैथी में तमाम मेडिसिन की खोज बढ़ती जा रही है, गुणों के लक्षणों की संख्या बढ़ती जा रही है, आयुर्वेद यूनानी में बहुत मेडिसिन हो गई हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने गंभीरता से विचार किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 150 साल से 37 मेडिसिन ही क्यों कंट्रोल किए हुए हैं? एक भी मेडिसिन की हमको जरूरत तो नहीं पड़ रही है। ये इसीलिए जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, और ऑर्गन वाइज मेडिसिन है किसके लिए? ऑर्गन वाइज उस ऑर्गन के पर्टिकुलर टिश्यू के लिए। ये एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स एज ए कैटालिस्ट होते हैं, ये जाकर के उन अंगों के कोशिकाओं के फंक्शन को कैटलाइज करती हैं, उनको उत्प्रेरित करती हैं, और उत्प्रेरित करने के बाद उनकी क्रिया को बढ़ाती या घटाती और नॉर्मल में ला करके छोड़ देती हैं। जैसे ही वो नॉर्मल होता है, AK सरकार जी मैं आपकी बात समझ गया, आपने लिखा जैसे S10 और S1 एक साथ नहीं देना है, मैं बार बार वही बात आपको समझा रहा हूं। S1 और S10 एक साथ दिया जा सकता है, S2 S6 एक साथ दिया जा सकता है, S1 और S11 एक साथ दिया जा सकता है, इस पर कोई विवाद नहीं है। C ग्रुप के मेडिसिन भी आपस में दिए जा सकते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद करना चाहते हैं वो अपना तर्क हमको वैज्ञानिक आधार पर निकाल के बताएं और उसका प्रमाण दें। मैं पिछले जितने 6 महीने से आप लोगों को फार्मूले बता रहा हूं, आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं और देश के हजारों डॉक्टर्स इस बात की सराहना कर रहे हैं कि सर आपका फार्मूला बहुत अच्छा है। तो अगर हमने और रमाशंकर जी ने उसको प्रयोग करके देखा है और अब आपको प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं, तो जो लोग ये कहते हैं कि सेम ग्रुप की मेडिसिन नहीं मिक्स करना चाहिए, मैं उनके सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। या तो अगर वो कहते हैं तो अपनी बात को कृपया साबित करें कि क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं S1 और S10 देना चाहिए। S1 का फंक्शन अलग है, S10 का फंक्शन अलग है। S1 जहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कंट्रोल कर रहा है, S10 हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि पेशेंट कह रहा है हमको भूख नहीं लग रही है और हमारा पेट भी नहीं साफ हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे? या पेशेंट को भूख लग रही है और पेट उसका साफ नहीं हो रहा, फिर आप क्या करेंगे? या कभी कभी ऐसा भी होता है, चूंकि S1 तो आपकी यूनिवर्सल रेमेडी है, S1 तो आप किसी भी रोग में दे सकते हैं, और S10 आपका मेन पॉइंट आपका लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक पार्ट पर के आगे का उसका फंक्शन दिखाई पड़ता है। तो जहां पे हमको जिस मेडिसिन की आवश्यकता होगी वहां पर हम उस अंग की मेडिसिन जरूर चुनेंगे। चलिए, आपने ओके थैंक्स कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बात को समझा। मैं अपने उन तमाम साथियों को एक बार पुनः बता दूं कि AK सरकार जी ने जो सवाल किया, उनका सवाल अपनी का सही था। सवाल किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, दिमाग में किसी के भी कोई भ्रम आ सकता है, लेकिन जब उसका जवाब सही मिल जाए और सामने वाला संतुष्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया मेरी मेहनत सफल रही। सरकार जी ने ओके थैंक्स कहा तो मुझे लगा कि मैंने जो कुछ बताया वो उनकी समझ में आ गया। जयंत ब्रह्मभट्ट और अनिमेश जी हैं लाइन पर, आप सबका नमस्कार है। तो रमाशंकर जी ने कहा कि हमको जो चिकित्सा करनी चाहिए वो कोशिका स्तर पर उतर के करना चाहिए, यानी अंग से ऊतक, ऊतक से कोशिका, यानी ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल्स। तो हमको किसी भी डिजीज में, किसी भी रोग में
हमको जब चिकित्सा करने का काम ध्यान रखना है तो वहां पर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमको उस ऑर्गन के टिश्यू स्टैंडर्ड पर, यानी हमारा टारगेट क्या होगा, उस ऑर्गन का टिश्यू, और उस ऑर्गन का टिश्यू का टारगेट क्या होगा, उस ऑर्गन, उस टिश्यू का सेल। तो जब हम सेल लेवल पर उतर के बात करेंगे और सेल लेवल पर जो फंक्शन करने की बात है, वहां पर भी एट ए जीन लेवल और एट ए सेल मेम्ब्रेन लेवल, दो टाइप के हमारे एंजाइम्स की प्रक्रियाएं होती हैं। एंजाइम्स के पहुंचाने के जो फंक्शन होते हैं, जब मैंने आपको एंजाइम्स का क्लास लिया था तो वहां पर इस बात को बताया था और मैंने इस बात को क्लियर किया था कि एट द सेल लेवल, एट द जीन लेवल और एट द सेल मेम्ब्रेन लेवल, ये दो फंक्शन एंजाइम्स के प्रोसेस के होते हैं। आप मुझसे लगातार सवाल कर रहे हैं, मेरे अगल बगल कोई भी किताब नहीं रखी है, आप देख लें। मैं केवल रमाशंकर जी की किताब अपने सामने रखे हूं उनके आर्टिकल पढ़ने के लिए। ये मेरा दिमाग ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भंडार है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या पढ़ाएंगे, लेकिन वो उनकी अपनी सोच है। मैं जब भी पिछले 36 वर्षों से मैं फिजियोलॉजी का लेक्चरर भी रहा, प्रिंसिपल मैं बाद में बना, तो मैं आज भी अपने क्लास में कभी किताब लेकर के नहीं गया। किताब पढ़ते पढ़ते तो ये उम्र बीत गई, समझते समझते। आज भी मुझे डिफिनीशन और थियरियाँ वैसे ही थियरी याद हैं जो मैंने कभी अपने शिक्षण काल के पहले अपने पढ़ने के समय किया था। इस नाते ये भ्रम निकाल दीजिए कि मेरे सामने मैं किसी किताब से बोल रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर सेट लगा हुआ है और ये रमाशंकर जी की किताब है, सिर्फ मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। बाकी मेरे आसपास कोई किताब नहीं, मैंने कोई किताब खोल नहीं रखी है। अब आगे रमाशंकर जी लिखते हैं, इसलिए स्वास्थ्य, रोग तथा चिकित्सा का अध्ययन कोशिका के स्तर पर होना चाहिए। सामान्य तथा नियमित कार्य करते रहना कोशिका का स्वास्थ्य है। यानी जब सेल हमारी पूर्ण रूप से मेंटेन रहे और वो अच्छा फंक्शन करती रहे तो वो स्वस्थ मानी जाती है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी कोशिकाएं स्वस्थ होंगी तो हमारा टिश्यू स्वस्थ होगा, टिश्यू स्वस्थ होगा तो हमारा ऑर्गन स्वस्थ होगा, और ऑर्गन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फिर वो आगे लिखते हैं, यह संबंध तभी हो सकता है जब कोशिका के साथ साथ अन्य सभी कोशिकाओं की कार्य क्षमता, कार्य करने की गति और उनकी क्षति तथा मरम्मत करने की स्थिति सामान्य बनी रहे। यानी रमाशंकर जी का यह मानना था कि कोशिकाओं की क्षति अगर हो रही तो उनका निरंतर बनना जारी रहे, कोशिकाएं अगर स्वस्थ हैं तो उनका लगातार स्वस्थ बना रहना जारी रहे, तो यह स्वस्थता का प्रमाण होगा। उन्होंने आगे लिखा, कोशिका एक द्रव में स्थित है जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। कोशिका की क्षमता सामान्य बनी रहे। जब तक टिश्यू फ्लूइड स्टडी स्टेट में रहता है तब तक लिम्फ और ब्लड स्टडी स्टेट में रहता है। यानी टिश्यू फ्लूइड का स्टडी स्टेट में बने रहना ही लिम्फ और ब्लड का स्टडी स्टेट में बने रहना माना जाता है। और जब हम स्टडी स्टेट में, हमारे शरीर का ब्लड और लिम्फ स्टडी स्टेट में रहता है तो हम ऑलरेडी स्वस्थ रहते हैं। ये रमाशंकर जी का मानना था। रमाशंकर जी ने बहुत लंबी अपने तमाम बातों को लिखा है और लिखने के बाद उन्होंने इस बात की चर्चा की कि रोग एक है, रोग अनेक नहीं है। और जो उन्होंने 4 मुख्य बातें शुरुआती दौर में मैंने आपसे किया कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विवाद रहित हैं, वैसे तो बहुत से विवाद हैं। रमाशंकर जी ने लिखा कि गोली और तरल में वर्तमान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं रंग, गंध और स्वाद रहित हैं। का जमाना था तो गोली। दूसरा उन्होंने कहा, गोली में वर्तमान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं असली हैं, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती या स्वस्थ व्यक्ति पर कोई लक्षण पैदा नहीं करती, वे हानि रहित हैं। उचित दवाओं की थोड़ी थोड़ी देर पर उचित मात्रा देने से रोग तुरंत शरीर के रोग में तुरंत उसका असर पड़ता दिखाई पड़ता है। यानी रमाशंकर जी ने कहा कि अगर हम किसी एक्यूट रोग पर हम लगातार दवा का प्रयोग जल्दी जल्दी करते रहें तो तात्कालिक लाभ हमको दिखाई पड़ता है, अर्थात हम दवा की डोज को बढ़ाते चले जाएं। जब हम जल्दी जल्दी देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दवा का डोज बढ़ जाएगी। एक बात इन्होंने और लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ दूं, तरल में वर्तमान दवाएं अंगों के कार्यों पर प्रभाव रखती हैं। इनकी कुछ बूंदें हैं जो कष्टदायक लक्षणों को लगातार लाभ देती दिखाई पड़ती हैं और इस कारण इन दवाओं की खुराक सदैव हानि रहित होती है। रमाशंकर जी ने एक बात और लिखा कि ये दवाएं पूर्ण रूप से हानि रहित हैं और जिस दवा का
की ज़रूरत हमारे टारगेट सेल को नहीं है। अगर हमने उस दवा का सेवन कर दिया है या रोगी को हमने धोखे से कोई दूसरी दवा दे दी है, हमको देना यस1 था, हमने दे दिया है यस12, और वह यस12 की आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है, तो यस12 हमको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। यस12 एब्जॉर्ब हो जाएगी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा, पसीने से, यूरिन से, स्टूल से, किसी भी रूप में वो बाहर निकल जाएगी। उस एंजाइम का काम अगर हमारे शरीर में नहीं तो फीडबैक मैकेनिज्म कर सकती है या फिर शरीर के बाहर निकल सकती है। और अगर उस दवा की हमारे शरीर में आवश्यकता है तो हमको वो निश्चित रूप से वो दवा हमारे साथ काम करती दिखाई पड़ेगी। रवि भंडारी जी हैं, सतपाल सिंह जी हैं, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने आपसे डॉक्टर रमाशंकर जी के कुछ विशिष्ट बातों पर, विवाद रहित बातों पर मैंने टिप्पणी की, विवाद रहित बातों पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, AK सरकार जी के सवाल का जवाब दिया। रात में फिर मैं आपसे डॉक्टर रमाशंकर जी के कुछ और बातों को लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को क्लास नंबर 96 पर अब इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे क्लास नंबर 97 पर रात 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।